दोस्तों जय भीम। जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने भारत को एक दिशा निर्देश देने के लिए, यह भारत को आज़ाद करने के बाद उसकी आने वाली शासन प्रणाली कैसी होगी, उसका संविधान का प्रारूप कैसा होगा, किस तरह भारत का शासन आगे चलेगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए इंग्लैंड में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसका नाम था गोलमेज अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, और उसमें बाबा साहब ने अपनी बातें रखी अछूतों की, क्योंकि ये आज़ादी देश की नहीं अछूतों की आज़ादी का सवाल था, जो बाबा साहब लेकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। तो दोस्तों आज उसी की घटना को आज हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो बाबा साहब का हर एक संघर्ष आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि बाबा साहब के साथ इसी देश में रहने वाले तथाकथित ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था वाले नेताओं ने बाबा साहब के साथ कितना गंदा व्यवहार किया और अछूतों के अधिकारों को काटने के लिए कितना उन्होंने षड्यंत्र रची। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो में, अंतिम तक जरूर देखें। भारत की भावी यानी आने वाली शासन प्रणाली और संविधान के बारे में रूपरेखा तय करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सम्राट ने एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर को शुरू हुआ 1930 में। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार और भारतवासियों के 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसमें अछूतों के प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिया। यह एक ऐसा समागम था जिसमें मुख्य विषयों पर अपने विचार प्रकट करने थे और वे नोट किए जाते थे। दोस्तों इस सम्मेलन में हर एक की बात सुनी जाती थी और बाबा साहब हम अछूतों के अधिकारों को लेकर, उनकी बातों को लेकर वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे और सभी की बात सुनकर वहाँ पर सभी की बातों को नोट किया जाता था। जैसा कि आज संसद में भी होता है कि सभी प्रतिनिधियों की बातों को सुनकर जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, उनकी बातों को रिकॉर्डेड की जाती है और वहाँ पर उनकी बातों को अमल किया जाता है। वैसा ही गोलमेज सम्मेलन में होता था। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी प्रभावशाली आवाज़ से अपने भाषण के शुरू में ही कहा था कि वह ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के 5वें भाग का, जो कि इंग्लैंड या फ्रांस की जनसंख्या से भी अधिक बड़ा है, दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी बाबा साहब कहते हैं कि मैं उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो अछूत है, बेसहारा है, दलित, शोषित, पीड़ित हैं। उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने यहाँ पर आया हूं जो कि फ्रांस और इंग्लैंड की जनसंख्या से काफ़ी अधिक है। इन लोगों की दशा पशुओं से भी गुजरी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने सिंह गर्जना के साथ कहा, जब हम अपनी वर्तमान स्थिति और ब्रिटिश शासन से पहले की स्थिति की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हम उन्नति करने की बजाय व्यर्थ समय काट रहे थे, पशुओं की तरह। ब्रिटेन से पहले छुआछूत के कारण हमारी दशा घृणापूर्ण थी। क्या ब्रिटिश सरकार ने इसे दूर करने के लिए कुछ उपाय किया? ब्रिटेन से पहले हम कुओं से पानी नहीं भर सकते थे, क्या ब्रिटेन सरकार ने हमें पानी भरने का अधिकार प्राप्त करवा दिया? ब्रिटेन से पहले हम मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्या अब हम प्रवेश कर सकते हैं? ब्रिटेन से पहले हमें पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता था, क्या अब हमारे लिए पुलिस या सेना में भर्ती के द्वार खुले हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता। पराकाष्ठाओं के घाव हमेशा रिश्ते रहते हैं। यानी जितने भी हमारे साथ अत्याचार हुए, पीड़ाएं हुई, उनके इतने भयंकर घाव है कि वो हमेशा रिश्ते रहेंगे। हालांकि ब्रिटिश शासन को 150 वर्षों से अधिक समय बीत चुका है। ऐसी सरकार का किसी को क्या लाभ? खुद के ही शासन को मजबूत किया गया, खुद के ही देश को मजबूत किया गया, लेकिन इस देश में रहने वाले, भारत में रहने वाले एक अछूत तबके के लिए तुमने कुछ नहीं किया। डॉक्टर अम्बेडकर की मांगों की दलित वर्गों को दूसरे नागरिकों के समान नागरिक अधिकार दिए जाएं। बाबा साहब की ये मांग थी कि दलित वर्गों को भी दूसरे नागरिकों के समान नागरिक अधिकार दिए जाएं। कानून में प्रत्येक प्रकार का भेदभाव और ऊंच नीच पूर्णतः समाप्त किए जाएं। दलित वर्गों को विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधि अपने लोगों द्वारा चुनने की छूट हो और दलित वर्गों को सरकारी नौकरियों में पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए और कर्मचारियों की भर्ती और नियंत्रण के सार्वजनिक सेवा आयोग स्थापित किए जाएं। यानी दलितों के, अछूतों के लिए हर प्रकार की बाबा साहब ने वहाँ पर सुविधाएं बताई, अधिकार बताई। जिस निर्भयता से बाबा साहब ने बिल्कुल निडरता से कहा, जिस ईमानदारी से, जिस विद्वानता के साथ कहा, उन्होंने सरकार की आलोचना की और उस दर्द की आवाज़ में उन्होंने कहा कि भारत के करोड़ों गरीबों और लाचारों की दुर्दशा का वर्णन किया।
इससे पूरी कॉन्फ्रेंस पर अमिट प्रभाव पड़ा। जहां पर पूरी कॉन्फ्रेंस बैठे थे, कॉन्फ्रेंस में सबसे अधिक प्रसन्न थे महाराजा बड़ौदा, जिन्होंने बाबा साहब को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी थी। इसी समय बाबा साहब जो महाराजा बड़ौदा ने बाबा साहब से प्रसन्न होकर उनका ऋण माफ़ कर दिया था। दोस्तों, बाबा साहब के इस भाषण से महाराजा बड़ौदा गायकवाड़ बहुत ही खुश हुए और उस प्रसन्नता के कारण महाराजा बड़ौदा ने बाबा साहब का जो ऋण था वो माफ़ कर दिया, जो ऋण लेकर वो बाबा साहब पढ़ाई करने विदेश आए थे। समाचार पत्रों पर भी डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। द इंडियन डेली मेल ने तो यहाँ तक की प्रशंसा की है कि समूची कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर का भाषण सर्वोत्तम भाषण था। भाषण का मिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड पर भी बहुत असर पड़ा। समाचार पत्रों के राजनीतिज्ञों ने दलित वर्ग और डॉक्टर अंबेडकर की ओर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस कॉन्फ्रेंस की अवधि के दौरान लंदन में रहते हुए मौके पर भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने समाचार पत्रों को लेख भेजे, सभाएं की और प्रमुख ब्रिटिश नेताओं से भी मिले। बाबा साहब के कठोर परिश्रम और फल यह निकला कि समस्त विश्व को ज्ञात हुआ कि भारत के अछूतों की दशा वास्तव में बहुत निंदनीय है। कई अंग्रेज नेताओं को इतना एहसास करा दिया कि उनके हृदय पिघल गए। लॉर्ड शॉकी ने वादा किया कि दलित वर्गों की भारत के अन्य निवासियों के समान रखा जाएगा। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने जो भाषण दिए, वे अपनी मांगें रखी, भारत में उनकी प्रतिक्रिया होने लगी। दोस्तों, पुलिस विभाग ने दलित वर्गों के लिए भर्ती खोल दी। अंबेडकर अब पहले से भी अधिक प्रभावशाली नेता बन गए और वहाँ पर शक्तिशाली होकर उभरे। दूसरी कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भी भाग ले लिया। बाबा साहब की इस प्रतिक्रिया को देखकर गांधी जी ने भी भाग लिया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं नहीं गया तो सारे हिंदुओं के अधिकार छिन जाएंगे और पूरे अधिकार लेकर अंबेडकर अछूतों को दे देंगे। यहाँ इनका दलित प्रेम का मुखौटा बखूबी उतरा था। गांधी ने दलितों के पृथक निर्वाचन की डॉक्टर अंबेडकर की मांग का गांधी जी ने खुलकर विरोध किया, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों को मिले इसी अधिकार का उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों को भी दलितों की मांग का विरोध करने के लिए उकसाया। बहुत से संवैधानिक और सांप्रदायिक प्रश्नों के संबंध में जिन पर कॉन्फ्रेंस में बहस हो रही थी, गांधी जी बढ़ चढ़कर खोखली बातें करते रहे, परंतु उनके पास कोई निर्णायक सुझाव या विचार नहीं था। ऊपर से सम्मेलन में उनका अहंकारी और अड़ियल रुख आलोचना का विषय बना रहा। जहाँ तक ज्ञान का प्रश्न है, गांधी थोथे सिद्ध हुए। बाबा साहब के सामने गांधी जी की भूमिका से स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नाराज हो गए थे, जो कांग्रेसी थे। 5 नवंबर 1931 को सम्राट ने गोलमेज परिषद के सदस्यों के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। इस भोज में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के अछूतों की दशा का ऐसा चित्र खींचा कि बहुतों की आंखों में आंसू आ गए। सम्राट ने डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित होकर उनके परिवार के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, उच्च शिक्षा कहाँ और किस प्रकार प्राप्त की, तब तुमने यह शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और इस पड़ाव तक किस तरह पहुँचे। ऐसे प्रश्न पूछे। सम्राट डॉक्टर अंबेडकर के दीवाने हो गए, उनकी विद्वानता के दीवाने हो गए, प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए। दोस्तों, ऐसी थी गोलमेज कॉन्फ्रेंस। एक अंतिम कॉन्फ्रेंस और हुई थी, उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। जब तक आप बने रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।